नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालने के साथ। बीजेपी नेताओं पर कोरोना का कहर, भूमि पूजन में छाएंगे बस मोदी। मौत से पहले सुशांत इंटरनेट पर क्यों सर्च कर रहे थे, एक मनोरोग। सुशांत केस में बिहार पुलिस ने 0 एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की। जय शाह के आईपीएल में चीनी कंपनी स्पॉन्सर, संघ से जुड़े संगठन का बवाल। वकील ने पुलिस के दावे को झुठलाया, नहीं था ताहिर का दंगे में हाथ। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं और चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता फले फूले, तो उसके साथ आइए उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी बन पड़े भुगतान कीजिए। आगे बढ़ते हैं, खबरों का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लेते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में शीर्ष नेताओं को ले लिया है। कोरोना के संक्रमण की शुरुआत मंदिर के पुजारी और 16 पुलिस कर्मचारियों से हुई थी। आवाज़ उठी थी कि अब क्या कार्यक्रम कराया जाएगा, लेकिन आयोजनकर्ताओं की ओर से चुप्पी बनी रही, जिसका मतलब था कि कार्यक्रम तो होकर रहेगा। बीते रविवार को कोरोना ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी चपेट में ले लिया। उन्होंने बुधवार की कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया था, इसलिए अब कोरोना का खतरा पूरे मंत्रिमंडल पर भी मंडरा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने तो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया है, वे आइसोलेशन में चले गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी अस्पताल में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जैसे नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से कमला रानी की जान भी चली गई है। उधर उमा भारती ने कहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। उन्होंने आशंका जताई है कि हो सकता है कि रास्ते में आते हुए वो कोरोना से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं और कार्यक्रम में जाकर औरों को संक्रमित कर दें। उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी की भी फिक्र है। कुछ लोग उमा भारती के इस कदम को आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का मानना है कि हो सकता है कि कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र देने में आडवाणी और जोशी की अनदेखी की गई है, इसलिए वो भी नाराज हों। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बावजूद कार्यक्रम तय समय पर ही हो रहा है। हाँ, ये बात अब सुनिश्चित हो गई है कि पूरे कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी छाए रहेंगे। तो आप देखिए कि कोरोना ने किस तरह से अपना असर दिखाया है पूरी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, मध्य प्रदेश की सरकार पर, केंद्र सरकार पर। बड़े बड़े मंत्री इससे संक्रमित हो चुके हैं और ऐसे में शुरू से ही एक प्रश्न उठाया जा रहा था कि क्या ऐसे समय में 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा जाना चाहिए और इतने सारे वीवीआईपीओं को वहाँ पर इकट्ठा किया जाना चाहिए, इतना भव्य कार्यक्रम किया जाना चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और एक तारीख तय कर दी गई, जो कि बहुत सारे लोगों के नज़रों में शुभ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने इस बारे में ट्वीट किया है। हालांकि वो ट्वीट करने शरारतपूर्ण ट्वीट करने में माहिर हैं, लेकिन इसके बावजूद और भी लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो राजनीति है और चुनावी राजनीति है वो इस कदर हावी है केंद्र सरकार पर कि उसने इसकी कोई परवाह नहीं की और कार्यक्रम तय रखा, चाहे कोई जाए न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और सारी लाइमलाइट उन पर पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि सारी लाइमलाइट केवल खुद पर पड़े, प्रधानमंत्री पर, इसलिए भी इस तरह से व्यूह रचना की गई है जिसमें आडवाणी और जोशी को बाहर कर दिया गया है और ताकि सारा ध्यान मीडिया का, कैमरों का प्रधानमंत्री मोदी पर रहे। इसी से जुड़ी एक और खबर है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने हैरत जताई है कि गृह मंत्री अमित शाह एम्स में इलाज करवाने
के बजाय निजी अस्पताल में क्यों भर्ती हुए हैं। दरअसल अमित शाह ने संक्रमित होने के बाद मेदांता का रुख किया है, बल्कि वही नहीं, बीजेपी के तमाम संक्रमित नेता सीधे प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। सरकारी को कोई तवज्जो ही नहीं दिया जा रहा है। अमित शाह की तरह ही मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताने वाले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं, जो कि निजी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, उनकी बेटी, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित भी प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा अन्य मंत्री भी प्राइवेट अस्पतालों का ही रुख कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के कारण अपनी जान गंवाने वाली यूपी कैबिनेट की मंत्री कमला रानी इसके अपवाद हैं, जो राज्य द्वारा चलाए जा रहे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अपना इलाज करवा रही थी। इन सभी नेताओं द्वारा सरकारी अस्पतालों पर भरोसा न करना साफ बताता है कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है, या इन लोगों की सरकारी अस्पतालों के बारे में राय क्या है, और जब अपनी सुरक्षा की बात आती है तो वो किस तरह से बड़े अस्पतालों और निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। तो ये पूरा एक हमारा जो शासक वर्ग है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इस पार्टी को हो या उस पार्टी का हो, वो सरकारी अस्पतालों को विश्वसनीय नहीं मानता, और यही जो विश्वसनीयता पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ये पूरे समाज में जाता है, पूरे देश में जाता है, और वो भी सरकारी अस्पतालों को फिर विश्वसनीय नहीं मानते। वो नहीं मानते कि वहाँ जाकर अच्छा इलाज मिलेगा। तो ये एक जो हमारी सरकार ने जिस तरह से हमारे बड़े बड़े मंत्री एक जब भी संक्रमित होते हैं भागते हैं बड़े और निजी अस्पतालों की तरफ, वो बताता है कि हमारे सरकार अपने लिए कुछ विशिष्ट सुविधाएं चाहती है, और आम जनता को वो जो कहना चाहिए सुविधाओं से रहित अस्पताल हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ इलाज नहीं हो सकता, वहाँ ढकेलती है। तो ये एक दोहरा मापदंड है, दोहरी मानसिकता है, पाखंड है हमारे राजनीतिक वर्ग का, शासक वर्ग का, जो आम जनता को इस तरह से देखता है और ख़ुद के लिए सहूलियतें, वीवीआईपी सहूलियतों के लिए भागता है। तो ये इस पाखंड को इस समय दर्ज किया जाना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि कृपया अपने टिप्पणी, अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए ज़रूर चलें। वो हमारे लिए बहुत काम की होती है। हम अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर है कि मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने कई बार गूगल पर अपना नाम सर्च किया था। सुशांत के केस की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है कि सुशांत ने अपने बारे में न्यूज़ रिपोर्ट सर्च करने के लिए गूगल पर कई बार अपना नाम सर्च किया। सुशांत ने अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सलियन का नाम सर्च किया, जिन्होंने एक सप्ताह पहले ही आत्महत्या की थी। इसके अलावा उन्होंने गूगल पर एक मनोरोग के बारे में भी सर्च किया था। एक अधिकारी ने दावा किया था कि 14 जून 2020 को खुद की जान लेने से कुछ घंटे पहले भी सुशांत ने अपना नाम गूगल पर सर्च किया था। पुलिस अधिकारी के अनुसार ये जानकारी सुशांत के मोबाइल फ़ोन और उनके लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच के बाद सामने आई है। मुंबई पुलिस इस केस में अब तक करीब 40 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। साथ ही पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के सभी बैंकों के डिटेल भी हासिल कर लिए हैं। हालांकि मामला अभी भी पहले जैसा ही बना हुआ है, कोई आत्महत्या बता रहा है तो कोई हत्या। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस पर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस अब सार्वजनिक रूप से आमने सामने हैं। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी के हाथ में क्वारंटीन की मुहर लगाकर मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच में बिहार पुलिस के कूदने से वो खुश नहीं है। वहीं सवाल बिहार पुलिस पर भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सारा मामला किसी और राज्य में होने के बाद भी बिहार पुलिस ने अपने यहाँ मुकदमा क्यों दर्ज किया। उसको 0 FIR दर्ज करके इस मामले को मुंबई पुलिस के पास भेज देना था। बिहार पुलिस अगर 0 FIR दर्ज कर उसका पूरा विवरण मुंबई पुलिस के पास भेज देती तो मुंबई पुलिस उसे अपनी जांच का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर हो जाती। इसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही ये संकेत भी मिल रहे हैं कि आखिर में यह मामला CBI के पास
चला जाएगा। हालांकि सुशांत सिंह की मौत के मामले में बिहार सरकार और महाराष्ट्र की सरकार आमने सामने आ चुकी है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि इस मामले में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत साफ साफ दिख रहा है कि बिहार सरकार एक राजनीति कर रही है सुशांत सिंह की मौत को लेकर, उनकी जांच को लेकर, क्योंकि ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह की मौत को बिहार के चुनाव में, बिहार की राजनीति में एक इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही। जैसे नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति की है कि उनको क्वारंटीन क्यों किया गया है, जबकि मुंबई पुलिस का कहना है कि ये तो केंद्र सरकार के नियम हैं जिसके अनुसार उन्हें क्वारंटीन किया गया है। तो ये देखने की बात है कि इस पर किस किस स्तर पर किस किस तरह की राजनीति हो रही है। बिहार में राज्य सरकार स्पष्ट रूप से राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार के भी कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं, और किसी तरह से ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह के घर वालों को संतुष्ट करके उस जाति के वोट बटोरने के लिए सीबीआई जांच की तरफ मामले को आगे धकेला जा रहा है। जितना ज़्यादा विवाद खड़ा होगा उतना ज़्यादा वो सीबीआई के पास भेजने की मांग भी उसमें दम आता जाएगा। तो ये पूरी कोशिश, पूरी कवायद उसी दिशा में हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जांच होनी चाहिए, और मुंबई पुलिस का जो रिकॉर्ड है बहुत बुरा नहीं है। देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस में उसकी गिनती होती है, तो वो जांच कर सकती है। और ये कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं था जिसकी जांच के लिए सीबीआई की तुरंत ज़रूरत पड़ती। लेकिन जब मामला राजनीतिक हो जाता है, उससे दूसरे तरह के फ़ायदे उठाने की बात उठने लगती है, चाहे वो सुशांत के घर वाले हों, उनके पिता हों, या बिहार के राजनीतिज्ञ हों। ये तमाम चीज़ें इससे जुड़कर एक नया रूप रंग इस पूरे मामले को दे रही हैं, जो कि कहना चाहिए कि घृणित है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नायक की, एक अभिनेता की मृत्यु हुई है और उसको इस तरह से भुनाने की कोशिश की जाए, ये बहुत ही लज्जास्पद है। और अब अगली खबर लेते हैं। आईपीएल में चाइनीज़ मोबाइल कंपनी की स्पॉन्सरशिप जारी रखने के फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने नाराज़गी जाहिर की है। उसने कहा कि अगर चीनी मोबाइल कंपनी से आईपीएल का नाता नहीं टूटा तो फिर संगठन आयोजन के बहिष्कार की अपील करेगा और देशभक्त नागरिकों के जरिए देश में आईपीएल के खिलाफ अभियान चलेगा। बता दें कि आईपीएल कराने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हैं। इसके बावजूद चीनी को खास तवज्जो दी जा रही है। चीनी कंपनियों को स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा, चीन के हमले में 20 भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद से देश में चीन के सामानों और कंपनियों के बहिष्कार का अभियान चल रहा है। पूरे देश की भावनाएं चीन के खिलाफ हैं। ऐसी दशा में आईपीएल के आयोजकों ने चीनी मोबाइल कंपनी को अपना प्रायोजक बनाए रखने का फैसला किया है। ये आईपीएल का बिजनेस चलाने वालों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जब देश के लोग पड़ोसी देश चीन के लद्दाख में घुसपैठ की मद्देनज़र चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे थे, तब आईपीएल ने अपने सभी प्रायोजकों को बनाए रखने की अनुमति दे दी। इनमें वो पड़ोसी देश भी शामिल हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि बीसीसीआई या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने बड़े चीनी कंपनियों समेत सभी प्रायोजकों को बनाए रखने का फैसला किया है। मुझे उन बेवकूफ़ों के लिए बुरा लगता है जिन्होंने अपने चीनी टीवी को अपने बालकनी से फेंक दिया, यह ऐसा दिखाने के लिए मालूम हो आईपीएल का मुख्य स्पॉन्सर वीवो है जो एक चीनी कंपनी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक तो स्वदेशी जागरण मंच अब जाग रहा है और आईपीएल के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहा है। हालांकि इसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है, इसकी बात कोई सुनता नहीं है। इसके आह्वान पर भी कोई का अमल करेगा, इसमें भी संदेह है। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच को अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहिए, अपने गृह मंत्री को बोलना चाहिए जिनके बेटे इस आईपीएल के सचिव बने हैं, आयोजक बने हैं। जय शाह पर दबाव नहीं डाला जा रहा है, अमित शाह पर नहीं डाला जा रहा है, सरकार पर नहीं डाला जा रहा है। और आईपीएल तो विशुद्ध रूप से धंधेबाजों का आयोजन है, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि कौन प्रायोजक है। चीनी कंपनी से पहले ही बातचीत हो चुकी थी और वो अभी भी स्पॉन्सर बना हुआ है। तो एक तो आम लोगों को भड़काया जाता है, आम लोग उस उत्साह में आकर
तैश में और जोश में आकर अपनी चीज़ें नष्ट करते हैं, बेच देते हैं या नष्ट कर देते हैं। ये हमने देखा था कि अभी जब बहिष्कार की बात चल रही थी, लेकिन वो ठंडा पड़ चुका है। अब लोगों का जोश भी धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। अब चीनी बहिष्कार की उतनी मांगें भी नहीं उठ रही हैं। ऐसे में स्वदेशी जागरण मंच अब इसको लेकर एक राष्ट्रवाद का एक जो ज्वार उठाना चाहता है। संदेह है कि उसमें कोई उबाल आएगा, लोग उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत कुछ होना होता तो अभी तक केंद्र सरकार ने ही कुछ कर दिया होता, मना कर दिया होता या कोई और स्पॉन्सर ढूंढ लिया गया होता। ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि राजनीति हो रही है। और राजनीति में हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार कितनी अंदर तक घुसी हुई है। वो छोटी मोटी चीज़ों पर पाबंदी लगाकर ये दिखा रही है कि चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और चीन का नाम लेने तक से घबरा रही है। तो एक दोहरापन आपको सरकार में, संघ परिवार में स्पष्ट रूप से दिखेगा। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने ये स्वीकार कर लिया है कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के लिए लोगों को भड़काने में उसका हाथ था। दिल्ली पुलिस के अनुसार ताहिर हुसैन ने पुलिस को बताया है कि वो 8 जनवरी को जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में मिले थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार दंगे के लिए कांच की बोतलें, पेट्रोल, तेजाब, दफ्तर, पत्थर समेत कुछ अन्य सामग्री जमा करने के काम ताहिर हुसैन को सौंपा गया था, जो उन्होंने अपने घर की छत पर जमा किए। पुलिस का दावा है कि सरकारी कबूलनामे में ताहिर हुसैन ने ये बात मानी है कि उनके एक सहयोगी खालिद सैफ़ी और पीएफआई ने भी इस हिंसा को अंजाम देने में उनकी मदद की। पुलिस ने यह भी कहा है कि ताहिर हुसैन ने बताया खालिद सैफ़ी ने अपनी एक दोस्त इशरत जहां के साथ मिलकर पहले धरना शुरू किया। उसकी शुरुआत खुरेजी मामले में हुई, इलाके में हुई। इसे हम शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन बनाना चाहते थे। फिर 4 फरवरी को दिल्ली के अबू फजल एनक्लेव में मेरी मुलाकात खालिद सैफ़ी से हुई, जहां दंगे का प्लानिंग की गई। एक और जहां पुलिस ये दावा कर रही, वहीं ताहिर हुसैन के वकील ने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया है। बीबीसी से बातचीत में ताहिर हुसैन के वकील जावेद अली ने कहा, पुलिस अपने हिसाब से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों के संबंध में ऐसी कोई बात स्वीकार नहीं की है। दरअसल वास्तविकता तो ये है कि वो खुद एक पीड़ित है और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हालांकि कानून के जानकारों का कहना है कि भले ही बयान पुलिस के सामने हुआ हो, लेकिन उसे आखिरी सबूत के तौर पर नहीं देखा जाता। इसकी कानूनी स्वीकार्यता उतनी नहीं है। इसीलिए पुलिस के बाद मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज करवाया जाता है। मजिस्ट्रेट के आगे दर्ज कराए बयान को स्टेटमेंट माना जाता है। तो दिल्ली पुलिस, हम सब जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ रही है, तथ्यों को मिटा रही है, सबूतों को नष्ट कर रही है, नए तथ्य गढ़ रही है, नए सबूत गढ़ रही है। एक झूठी पटकथा बनाई गई है और उसके तहत लोगों को फंसाया जा रहा है। ताहिर हुसैन का मामला क्या है, ये अभी हमें स्पष्ट रूप से नहीं पता है, लेकिन चूँकि पुलिस की लाइन ऑफ इंक्वायरी इस तरह से चल रही है, जांच इस तरह से चल रही है, जिसमें कदम कदम पर झोल हैं, कदम कदम पर झूठ है और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को फंसाने के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। इसलिए पूरा शक किया जाना चाहिए पुलिस के इस दावे पर कि ताहिर हुसैन ने ये स्वीकार कर लिया कि उसके दंगों में कोई रोल था। ताहिर हुसैन को भी फंसाया गया, इसमें उमर खालिद को भी फंसाया गया और सैफ़ी को भी जोड़ दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर एक नया प्लॉट गढ़ लिया है अपनी कहानी में दिल्ली पुलिस ने, और ये लगातार चल रहा है। और एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष की जांच की मांग लगातार की जा रही, जिस पर न कोर्ट सुनवाई कर रहा है, न सरकार सुनने को तैयार है। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्थिति बन रही है कि दिल्ली पुलिस जो दंगों में एक तरह से शामिल भी थी, दंगों दंगाइयों का मदद करने में भी शामिल थी, और अब दंगों की जांच करते समय भी वो दंगाइयों को बचाने और जिनका इसमें कोई भूमिका नहीं थी उनको फंसाने के काम में आगे बढ़ रही है। ताहिर हुसैन के बारे में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आई हैं, जिनसे ये पता चलता है कि वो दरअसल खुद फंस गए थे दंगों के बीच में। उन्होंने गुहार लगाई थी दिल्ली पुलिस को, कई फ़ोन किए थे। तो वो सारे रिकॉर्ड, वो सारी तथ्य अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। जब तक कि दोनों पक्ष की बातें बिल्कुल सामने ना आए, तब तक किसी निष्कर्ष पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। और अब बुलेटिन के अंत में कोरोना स्पेशल
कोरोना से संबंधित नवीनतम जानकारी। एक दिन में भारत में अब दुनिया में सबसे अधिक मामले आए हैं। आज दुनिया में हम नंबर 1 पहुंच गए हैं इस मामले में। भारत में 52,971 तो अमेरिका में 47,511 मामले आए हैं। भारत में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,00,000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपको पसंद आया है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।